हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि आज जो है संडे है, छुट्टी नहीं है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, महिलाएं, जाति और सुधार। आपने कल वाली क्लास में तो हमने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। आज हम कल हम लोगों ने बहुत सारे समाज सुधारक के भी बारे में पढ़ा है, आज भी पढ़ना है आपको। किस तरीके से अगर देखा जाए तो महिलाएं, उनकी इतनी कम उम्र में शादी, इवन आज भी हमारे देश में अगर आप देखो तो 20% से ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाती है 18 साल से पहले ही। वैसे आपको पता है कि पहले यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये रियल का है, ये जो आपको लड़की दिख रही है ये केवल 8 साल की है और 8 साल पे ही शादियां हो जाती हैं। और ये तो ऑब्वियस ही बात है, बड़ा है लड़का। बाद में जो है बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनता है। बहुत सारे महिलाएं समाज सुधारक आप लोगों ने कल भी पढ़ा होगा, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है जरूर देखिएगा। हम लोगों ने वहां पर ताराबाई सिंधे, पंडिता रमाबाई, उसके बाद से आपने बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन सभी महिलाओं के बारे में पढ़ा। प्लस इनका जो योगदान था महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, कि महिलाओं की और लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे, आप पढ़ेंगे, आपको अपने राइट्स पता होंगे, तो आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी और आपको कल की क्लास बहुत अच्छी लगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए। यहाँ देखिए, हर एक टॉपिक से जो सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए 2021 में पूछा है। तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा, प्लस आपको समझ में आएगा कि यस, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आती है। तो इसलिए मैंने हर एक टॉपिक के ही नीचे क्वेश्चन रख दिया है और ये पीडीएफ खुद बनाया है। तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। और जब तक अब एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, अब हम संडे को करेंगे। प्लस कल से भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सीडीपी की। तो जितने लोग भी सीडीपी का भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं नोट्स के लिए सोशल साइंस का, उन सभी को नोट्स मिल गया है। आपको भी चाहिए होगा तो आप ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रिवीजन के लिए आसानी है, सारे नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और प्लीज़ हर एक जो है क्वेश्चन जो भी हम आपसे पूछेंगे उसका आंसर आप जरूर करना। देखो, महिलाएं, जाति और सुधार, इसका नाम ही आप समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। निम्न जाति के जो महिला पुरुष थे उनके साथ हुआ है। इसमें सुधार लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और आज भी ये जारी है। आज भी अगर आप देखो तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे आप निम्न जाति के जो लोग आते हैं, खैर वर्ग और ये जाति वाति कुछ नहीं होती है, बट भी फिर भी आज भी हमारी सोसाइटी मानती है इन सारी चीज़ों को। तो उन्हीं चीज़ों से पढ़ना है और उसी में से सबसे पहला ही हमारा है कि बाल विवाह के विरुद्ध आखिर में कानून कैसे बन गया। सडन तो कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले कोई भी बदलाव, राजा राम मोहन राय जी हो गए जो कि चाहते थे कि सती प्रथा जो है वो बंद होना चाहिए। फिर आपके आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये चाहते थे कि जो विधवा महिलाएं होती हैं उनकी जीवन, उनका कितना कष्ट से भरा है, इनका पुनर्विवाह होना चाहिए। लोग उतनी आसानी से माने नहीं, लोगों ने इन दोनों का बहिष्कार कर दिया। फिर इन लोगों ने प्राचीन ग्रंथ से कुछ उदाहरण, कुछ वाक्यांश वहां से लेकर आए और लोगों से कहा कि देखो भाई, तुम्हारे इस ग्रंथ में ये चीज लिखी है तो तुम तो इसी को मानते हो। फिर लोगों ने समझा, तो वहां से आप, इन्होंने बहुत कोशिश की है। मतलब हम समझ ही नहीं सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो इन लोगों ने इतने सारे प्रयास किए। तो बाल विवाह का जो उस समय जब कानून बना तो इसका उतना विरोध नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, तो ये आराम से हो गया था। अब ये इसीलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे महिला संगठन का विकास हुआ, बहुत सारे लोग अपनी आवाज जो है सामने लेकर आ रहे थे, स्ट्रॉन्ग जो वुमेन थी। प्लस बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे थे कि भाई, इतनी कम उम्र में शादी हो जाना, एक लड़की जिसे कुछ समझ में भी नहीं है उसकी भी शादी हो जाना। तो फिर जो हमारा केंद्रीय जो विधानसभा था उसमें आपको पता ही है कि बहुत सारे जो है सांसद थे जिन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये जो बाल विवाह है इसको बंद करना चाहिए और इस पे एक कानून बन जाता है, एक कानून भी पारित हो जाता है। तो ये 1929 में आता है। आपको ये याद रखना है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। अब ये आखिर में क्यों हुआ, इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि पहले होता था, आराम से चीजें हो गई थी। इसमें कुछ बदलाव हुए, पहले ऐसा कुछ नहीं था। कितनी भी उम्र है, 8 साल है, 7 है, 5 है, 6 है, मतलब कोई भी उम्र है, शादी हो जाती थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आई, तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर कोई लड़का जो है 18 साल से कम है, ठीक है, कितना, 18 साल से कम,
उसकी शादी नहीं होगी। मतलब आपका 18 होना चाहिए या फिर 18 से ऊपर। लड़कियों के लिए उम्र डिसाइड किया गया 16 साल की। अगर आप कोई लड़की 16 साल से नीचे है तो मतलब उसकी उम्र कम है तो उसकी शादी नहीं होगी। और ऐसे अगर कहीं देखा जाएगा तो उसको कानूनी तौर पे उसके साथ कार्रवाई भी होगी। तो लड़कों के लिए एज फिक्स किया गया था 18, लड़कियों के लिए 16। मतलब ये एक तरीके का एज है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उम्र को बढ़ाया गया। तो ये उस समय का था 1929 में जो अधिनियम पारित किया गया इसके अकॉर्डिंग। आपको पता है कि अब ये उम्र चेंज हो चुका है। अब लड़कों का 18 से बदलकर कर दिया गया है 21। ठीक है, और लड़कियों का 16 से बढ़ाकर कर दिया गया है 18। मतलब अब किसी लड़की की शादी करने के लिए उम्र है 21, उससे कम नहीं होना चाहिए। प्लस जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनका होगा, पहले 16 था आपको पता ही है, अब कर दिया गया 18। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि जब ये कानून पारित होता है 1929 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो उस समय एज क्या डिसाइड किया जाता है कानून के अनुसार, तो 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होगी। तो बेसिकली 18 16 इससे कम नहीं होना चाहिए। बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 18 का 21 और 16 का 18। खैर ये बात और है कि आज भी लोग, ये बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा गांव वगैरह में बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि ये जो लड़की आपको दिख रही है ये 8 साल की दुल्हन है। आप इमेजिन कर सकते हो 8 साल में समझ ही क्या होती है दुनिया के बारे में, और ये 8 साल की दुल्हन है। यह 20वीं सदी की शुरुआत में ही एक बाल वधू का चित्र है। ये 20वीं सदी का है। आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की जो शादी है ना वो 18 साल से पहले ही हो जाती है। बताइए, कानून तो बन चुका है बट कितना ही इम्प्लीमेंट होता है आप जानते ही हैं। ये रियलिटी है। आपको इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बार बार बोला है, 1929 और ये उम्र, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से जाति वगैरह को लेकर बहुत सारे समाज सुधारक आए। और मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था कि अभी देखिए इस पीडीएफ में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ये पूरा 17 है, ये सारे मैंने खुद ये सब कुछ बनाया है, तो इतना हमें पढ़ना है, तो लास्ट तक देखिएगा आप। ठीक है, तो ये जो जाति और समाज सुधार है, कल भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें बेसिकली इसका काफ़ी विरोध किया गया जाति वगैरह का। राजा राम मोहन राय जी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। और इस जो जाति व्यवस्था थी, इसको व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया है। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना कि प्रार्थना समाज केवल हिंदू या फिर केवल बौद्ध, नहीं, प्रार्थना समाज जो है वो भक्ति परंपरा का समर्थक है। इसमें आपका हिंदू भी आएगा, ईसाई भी आएगा। ठीक है, तो वो कल वाली क्वेश्चंस आपको याद आ रहा होगा, वो यहीं से पूछा हुआ है। तो प्रार्थना समाज जो है वो भक्ति का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक समानता है, उस पर जोर दिया गया है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि जाति उन्मूलन के लिए किसका गठन किया गया था, तो परमहंस मंडली का 1840 में। इन सुधारक और इनके जो संगठन के सदस्य में बहुत सारी ऊंची जातियों के भी लोग थे। ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति के लोग जो हैं इसको ये जो लोग सुधारक थे इनका बहिष्कार करते थे, नहीं, उन्हें भी लगता था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति जो चीज़ें हो रही हैं, जो कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। मतलब बेसिकली ये लोग डिस्कशन करते थे कि किस तरीके से खाने पीने, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, इससे हमें लोगों को मुक्त कराना है। ये जो प्रिजुडाइज फैली हुई है समाज में। ठीक है, तो कई लोग तो ऐसे भी थे जो कि जाति आधारित समाज व्यवस्था में जो है होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। ठीक है, कई लोग ऐसे थे जो कि इसके अगेंस्ट में थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक, आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया और इन बच्चों को बदलती दुनिया में एक तरीके से खुद का रास्ता ढूंढने का प्रयास भी किया गया। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहर से निकल रहे थे नई नौकरी की तलाश में, क्योंकि गांव में नौकरियां थी नहीं, ये लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। नए कारखाने बन रहे थे नगर पालिकाओं में, तो बेसिकली यहाँ पर नई नौकरियां निकल रही थी। तो इससे मजदूरी की कितनी मांग, बहुत सारी सडन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें कि आप कारखाने बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड होगा ही। तो शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी। ठीक है, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों के साफ किया जाना था। तो इस वजह से चाहे कुली हों, खुदाई करने वाले हों, बोझा ढोने वाले हों, ईंट बनाने वाले हों, नाली साफ करने वाले, सफाई जो कर्मचारी हैं, इन सभी की बहुत सारी ज़रूरत पड़ गई।
तो इन सभी के लिए गांव और छोटे कस्बों के जो गरीब शहर की तरफ जाने वाले जो लोग थे, बेसिकली वहां से मजदूरी की मांग पैदा हुई। गांव, छोटे कस्बे, वहीं से तो मोस्टली लोग जाएंगे ना। शहर जाने वाले में से लोग कौन थे? तो उसमें से बेसिकली जो लोग थे ना, वो निम्न जाति के लोग थे। ठीक है, जिनको कौन सा काम करना था? सफाई करनी है, खुदाई करनी है, सफाई, रिक्शा खींचना है, ऐसे काम करने थे इनको। ठीक है, कुछ लोग तो असम चले गए, मॉरिशस चले गए, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया भी चले गए। और इनको यहाँ पर जाकर ना एक तरीके का सुकून भी मिला था कि यहाँ पर हमको जो सो कॉल्ड जो हमारे स्वर्ण जमींदार हैं, उनसे दमनकारी वाली जो चीज़, जो हमारे साथ वो अत्याचार करते थे, उनसे छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो नए स्थानों पर काम तो था टफ, बट जो गरीब निचली जाति के लोग थे, यहाँ पर इनका जीवन जो था वो दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से एक तरीके से वहाँ से छूटने का मौका मिला था। क्योंकि आपको पता ही है, ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इनको कितनी तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। आपको जो है, जो स्वर्ण जो लोग थे, वो जिस कुएं से पानी निकालते थे, वहाँ पर ये लोग वहाँ का पानी नहीं पी सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, स्कूल की क्लास से बाहर इनको बिठाया जाता था, इनके बच्चों को। तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की। तो जब ये वहाँ गए मॉरिशस, इंडोनेशिया, तो उन्हें भले से वहाँ पे कठिन था काम, बट ये था कि चलो यहाँ पर थोड़ा सुकून है, कोई ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई अपना हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, किसी का वर्चस्व नहीं कोई स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो भी एक कुली जहाज के द्वारा जो भी भारतीय मजदूर गए थे ना मॉरिशस, उसमें मोस्टली जो लोग थे वो कौन थे? वो निचली जातियों के ही होते थे। ठीक है, जिन्हें काम की तलाश में जाना पड़ता था। अब इसके अलावा जो है दूसरी तरीके की भी नौकरी सामने आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूरी की ही नौकरी आई थी, और भी नौकरियां आई थी, जैसे कि सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस समुदायों को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ था और उनकी एक रेजिमेंट बनी थी, तो वो थी महार समुदाय। ठीक है, बेसिकली अछूत माने जाने वाले जो इन कम्युनिटी थे ना, इसी यही मतलब बेसिकली इन्हीं के बहुत सारे लोगों की एक तरीके का ये रेजिमेंट बन चुका था, महार रेजिमेंट। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां से देखिए, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये देखिए, ये आपका कब पूछा है? 2021 में। निम्न में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ, जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 23 दिसंबर, और वो थी महारों की। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इस एक लाइन से। तो आप समझ सकते हो कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया कि महार रेजिमेंट में इनको नौकरी मिली थी, तो इनको एक तरीके से लाभ तो हुआ था कि चलो हमारी एक रेजिमेंट बन चुकी है। ठीक है, महारों की। चलिए, अब यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ इक्वालिटी की, जस्टिस की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे कि ये क्या मतलब एक तरीके से जो वर्ण व्यवस्था बनी थी कि किस तरीके से डिसाइड हो जाता है कि भाई तुम ऊंचे हो, हम नीचे हैं। और इवन आपने देखा होगा नीचे जो हमारे एक समाज सुधारक थे, उन्होंने बोला कि कोई जाति वाती नहीं होती है, ह्यूमैनिटी ही हमारी जाति है, मानवता से बड़ी कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करने के लिए आंदोलन शुरू किया, और जिसमें से हमारे आते हैं सतनामी आंदोलन। यही क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? घासीदास ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आंदोलन इन्होंने किसके लिए किया था? ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। आपको पता है उस समय जो चमड़े का काम करते थे वो भी निचली जाति के ही लोग करते थे, और जो ऊंची जाति के लोग थे वो इस काम को बहुत ही खराब मानते थे। इन्हें लगता था कि यही लोग इस काम के लिए बने हैं। तो इसीलिए इन्होंने, जो घासीदास जी थे, उन्होंने कहा कि सतनामी आंदोलन शुरू किया, और इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो चमड़े का काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उनकी स्थिति कितनी खराब है। तो चमड़े का काम करने वाले लोगों के लिए इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू किया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इससे रिलेटेड। उसके बाद से पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि हरिदास ठाकुर ने किस पंथ के लिए काम किया? तो मतुआ, ये नाम याद रखिएगा, यह भी पूछा हुआ है। हरिदास जी ने किसके लिए काम किया है? तो हरिदास जी ने कहा कि जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर इन्होंने सवाल उठाया
कि जो लोग कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था सही है, उनके ही ग्रंथ पे इन्होंने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो हरिदास ठाकुर ने बेसिकली जाति व्यवस्था को जो लोग सही ठहराते थे उसके ऊपर क्वेश्चन किया है, और ये जो है मतुआ पंथ से रिलेटेड है। ये एक क्वेश्चन हो गया। आपको हर एक चीज को अलग अलग से याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, दूसरा एक और क्वेश्चन आता है। ये तो चलिए हरिदास जी से हो गया। आज आप जिसको केरल कहते हो ना, वहां पे एक एझावा जाति के श्री नारायण गुरु जी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि श्री नारायण गुरु जी जो हैं वो कहाँ के हैं, तो केरल के हैं, एझावा जाति के हैं। इन्होंने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा, यूनिटी का। इन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। किसने? नारायण गुरु जी ने। इन्होंने कहा कि जो तुम लोग जाति के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव कर रहे हो ना, ये गलत है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, मानवता ही एक जाति है। अभी मैंने आपको जो चीज बोला वो इन्होंने ही बोला है, नारायण गुरु जी ने, कि ह्यूमैनिटी ही हमारी जाति है, और ओरु जाति ओरु मतम ओरु दयम मनुष्यानु, मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है, और वो है ये। ठीक है, आप फोटो देख सकते हो। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबकी अलग अलग चीजें थी, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सतनामी आंदोलन एक बार और रिवीजन करते हैं। शुरुआत किया है घासीदास जी ने। इन्होंने काम किया था चमड़े का काम करने वाले लोगों के लिए। दूसरा आपका आता है हरिदास ठाकुर, जो कि मतुआ पंथ से थे। इन्होंने काम किया था कि जो लोग जाति व्यवस्था को सही ठहरा रहे हैं उनके ग्रंथ पे क्वेश्चन उठाया। तीसरा क्वेश्चन है केरल से श्री नारायण गुरु जी। इन्होंने एकता का भाव रखा। बेसिकली इन्होंने जाति वाली जो चीजें थी उसको, इसका विरोध किया, और इन्होंने बताया कि मानवता ही एक जाति है, एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो कि गैर ब्राह्मण जातियों से थे, उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदत और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो कि प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव भी पैदा करने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि चीज़ों को मैंने आपसे बार बार यहाँ पर बताया है। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? रट लो, ये वो किया था घासीदास जी ने। किसने किया था? घासीदास ने। और ये किसके लिए किया था इन्होंने? तो जो चमड़े का काम करते थे उनको संगठित किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सतनामी आंदोलन, ये देखिए 2022 में पूछा है। इसकी शुरुआत किया है घासीदास जी ने। चमड़े के काम करने वाले जो लोग थे उनकी स्थिति काफी खराब थी, उनके लिए। ठीक है, और हरिदास जी का तो आपको पता ही हो गया। ये मतुआ पंथ से जो जातीय जो व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे, उस पर इन्होंने क्वेश्चन किया, और घासीदास तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? सबसे पहले ये बताओ, इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है सतनामी आंदोलन की, किया है घासीदास ने। किसने किया है? घासीदास ने। और किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए? जो चमड़े का काम करते थे उनके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछती हूँ कि जो हरिदास ठाकुर जी हैं उन्होंने किसके लिए काम किया? तो जो जाति व्यवस्था पे जो ग्रंथ थे उसको उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, मतुआ पंथ याद रखिएगा। हरिदास ठाकुर का मतुआ पंथ आपसे बार बार पूछेगा, मतुआ पंथ। फिर आते हमारे श्री नारायण गुरु जी, जिन्होंने बोला कि मानवता ही एक जाति है। वो जाति के थे, केरल के थे। ठीक है, तो सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? चमड़े का काम करने वालों को। तो 30 दिसंबर 2021 को पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी भारत में मजदूरी नहीं, उत्तर भारत में जाति भेदभाव नहीं, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। ठीक है, तो घासीदास सतनामी आंदोलन, जो चमड़े का काम करते थे, बेसिकली उनके लाइफ को सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा सुधार आंदोलन, तो आपसे ना इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा। मतुआ पंथ मैंने कितनी बार बता दिया, अब बताओ क्या भूलोगे? हरिदास ठाकुर कभी नहीं भूलेंगे। सत्य शोधक समाज अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर आ गया है। तो ये ज्योतिराव फुले ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक भी इन्होंने लिखा है, और इनकी ये जो पुस्तक है वो अमेरिकी जो गृहदास युद्ध हुआ था उनको समर्पित है, ज्योतिराव फुले। आर्य समाज आपका पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। और ब्रह्म समाज तो हम पढ़ ही चुके हैं, राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की है। तो ये हो गया हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा है, 3 जनवरी वाले पेपर में। ठीक है,
इसलिए मैं डेट वगैरह के साथ लेकर आई हूँ ताकि जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप मुझे बताओ, अभी हमने इसको एनसीईआरटी ही तो पढ़ी ना पहले, तब इसको सॉल्व किया है, कितने आसानी से हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, श्री नारायण गुरु जी का ही है और ये आपका 29 दिसंबर को पूछा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2021। तो श्री नारायण गुरु का आपको पता चल चुका है, ये केरल के थे, एजावा जाति के थे और जाति समानता की मांग का इनका आधार क्या था। तो इनका मतलब ये था कि ये जातिवादी कुछ नहीं होती है, मानवता ही जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। इन्होंने यही बोला था। उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसर की मांग करना बिल्कुल भी नहीं, जाति समानता की इनकी ये मांग नहीं थी। यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। जी हाँ, इन्होंने बोला कि मानवता, जो मानव जाति है वो सब हम एक ही हैं, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊंच नीच हमें बता सके। पश्चिमी शिक्षा और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रावधान ये भी नहीं है। श्री नारायण गुरु जी ने एक ही स्टेटमेंट दिया है कि सारी मानव जाति क्या है, एक जाति है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें केवल आपका बी सही होगा। चलिए, तो यहां तक जो क्वेश्चंस पूछे थे उसे हमने किया। अब ये हमारे आगे ज्योतिराव फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किस चीज के लिए किया है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जातीय समानता के समर्थन के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों किया गया था। तो जो जाति समानता थी उसको सपोर्ट करने के लिए। ये है इनकी पुस्तक गुलामगिरी। पहले आप इनके बारे में पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा। निम्न जाति नेताओं में जो ये हमारे ज्योतिराव फुले हैं, ये काफ़ी फेमस हुए। इनकी जो वाइफ हैं सावित्रीबाई फुले, वो भी काफ़ी फेमस हैं, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये ज्योतिराव फुले हैं, ये निम्न जाति नेताओं में एक तरीके का उस समय फेमस थे। 1827 में इनका जन्म होता है और ये ईसाई प्रचारक द्वारा स्कूल खोला गया था, उसी में इन्होंने पढ़ाई की। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में जो अन्याय फैला था उस पर अपने विचार रखे। इन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला। जो ब्राह्मण दावा करते थे कि हम ऊंची जाति के हैं, स्वर्ण जाति के हैं, इनको, उन सभी को इन्होंने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया और बोला कि आर्य हो, क्योंकि वो बोलते थे कि हम आर्य हैं, तो इन्होंने बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य तो भाई विदेशी थे, मतलब जो तथित जो जाति थी स्वर्ण जाति, उनको इन्होंने बोला ब्राह्मण को कि आर्य तो विदेशी थे जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, वो हमारे यहाँ के थे ही नहीं। वो हमारे यहाँ पर आए, जो निम्न जाति के हमारे कुछ लोग हैं, उनके धन संपत्ति सबको लूटा, उस पर कंट्रोल किया और जब वो जीत गए तो उनको गुलाम बना लिया। तो ये जो हमारी जमीन है वो आर्यों की नहीं है, क्योंकि आर्य तो हमारे देश के ही नहीं, वो बाहर के हैं। ये सब कुछ हमारा है और हमारे जो निम्न जाति के भाई बहन है उनका है। इनका ये स्टेटमेंट था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये इस मिट्टी की असली बारिश है ही नहीं, क्योंकि ये लोग कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, ये हमारे यहाँ के मूल निवासी है नहीं। इन्होंने हमारे यहाँ के मूल निवासी को हराकर गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया तो बेचारी जो जनता हार गई थी, जो नीच जनता को जो लोग नीच निम्न जाति वाला ये लोग मानने लगे। ठीक है, इनका कहना था कि आर्यों ने अपना कंट्रोल कर लिया, तो जो जिनको इन्होंने हराया था उनको ये लोग नीच, निम्न जाति ये कहने लगे। इनके अकॉर्डिंग ऊंची जातियों का उनकी जमीन और उनका जो सत्ता है इस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उनका देश नहीं है, ये तो बाहर से आए हैं उपमहाद्वीप के। तो ये धरती किसकी है, यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है, जिनको ये आर्य जो है नीच और निम्न जाति कहकर बुलाते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट था। इन्होंने काफ़ी ओपन चैलेंज किया है। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, फिर इन्होंने एक चीज़ और कहा कि आर्यों के शासन से पहले हमारा जो था ना गोल्डन पीरियड था, जब आर्य नहीं थे, तब जो है योद्धा किसान जो है वो जमीन जोतेंगे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र और अति शूद्र को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए एक होना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जब आर्य नहीं थे ना यहाँ पे, हमारा बहुत अच्छा समय था, गोल्डन टाइम था। अब जितने भी शूद्र हैं, जो अति शूद्र हैं, आप सभी को एक साथ आना होगा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए। इन्हीं ने, ज्योतिराव फुले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मेन रीजन था जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्यशोधक समाज क्यों स्थापित किया गया था, तो जाति समानता के समर्थन के लिए। ठीक है, इनकी एक किताब आती है जो कि काफ़ी फेमस है। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। अब इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका में एक गृह युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हुआ।
तो फूले ने जो अपनी पुस्तक है ना, इन्हीं को समर्पित किया है। क्वेश्चन पूछता है कि जो ज्योतिराव फूले की जो किताब है गुलामगिरी, वो किसको समर्पित है? अमेरिकी गृह युद्ध जो हुआ था, जो वहाँ के लोग थे जिन्होंने अमेरिकी दास प्रथा को ख़त्म किया, उनको समर्पित है। ठीक है, तो फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब बेसिकली उन्होंने बताने की कोशिश की जो हमारे यहाँ के जो निम्न जाति के लोग हैं, जिस तरीके से उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप भी इससे मुक्ति पा सकते हो। आप सभी को एक होना पड़ेगा तब जाकर। ठीक है, तो इनकी किताब किसको समर्पित है? अमेरिकी गृह युद्ध, दास प्रथा को समाप्त करने वाला था वो। तो आपको एग्जाम्पल से पता चल गया कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को हर प्रकार से गैर बराबरी से जोड़ा था। वह उच्च जाति ऐसा नहीं है कि उच्च जाति की महिलाओं के साथ गलत नहीं होता था, उनके साथ भी होता था। उनकी दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबत, निम्न जाति का जो एक अपमानपूर्ण हालत था, इस पर काफ़ी चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नाइकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है क्योंकि सभी को पता है कि जाति सुधार के लिए पश्चिम से तो भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया ही, बट दक्षिण से ये मोर्चा किसने संभाला था? तो वो आपको नाम याद रखना है, रामास्वामी नाइकर। ठीक है, तो अब चलिए, पढ़ लिया है तो क्वेश्चन भी साथ साथ में करेंगे। यहाँ पर देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का कहना क्या था कि आर्य जो अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानते हैं वो हमारे देश के हैं ही नहीं, बाहर के हैं। प्लस इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना इसलिए किया था, जातीय जो समानता उसको समर्थन देने के लिए। ठीक है, और इनकी जो किताब थी गुलामगिरी, वो किसको समर्पित है? तो अमेरिका जो दास प्रथा युद्ध था, जो संघर्ष किया गया, उसको समाप्त किया गया, उनको समर्पित था। तो इनके लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी आपको पता ही है, ये हमारे जो पश्चिम भारत, यहाँ पर देखिए, पश्चिम भारत में इन्होंने जाति सुधार के लिए काम किया। और दक्षिण से किसने किया है? रामास्वामी नाइकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नारायण गुरु जी के बारे में आप बताइए। इन्होंने बोला था कि मानवता ही एक जाति है। ठीक है, तो ये सारे हमने ऑप्शंस भी कर लिए, प्लस इसका राइट आंसर होगा गुलामगिरी ज्योतिराव फुले। चलिए, ज्योतिराव फुले के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सीटेट ने पूछा है, काफी लेंदी है, इसके एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूं मैं। ठीक है, तो पहला कथन है कि ज्योतिबा फुले गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में से एक थे। जी हाँ, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसमें जाति व्यवस्था के विरोध, महिलाएं, दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। गलत। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस लिए किया था? जाति समानता को समर्थन देने के लिए। महिलाओं, दबे कुचले, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी हमने पढ़ा ना, जाति समानता को समर्थन देने के लिए। ठीक है, जो भूल चुके हैं उन्हें याद दिला दूं, ये रहा। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। बस, कोई महिला, कोई दबा कुचला, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऑप्शंस में आता है तो आपको उसको सही नहीं करना है। तो पहला तो चलो ठीक है, बी तो गलत हो गया। सी देखिए, दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने ही किया था। जी हाँ, नीची जाति, दलित शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। और श्वेत कान्या आसुड़ उनके द्वारा लिखा गया था। ये ऑप्शंस ऐसे ही लिखा है, बेसिकली आपका ये सही होगा। ठीक है, तो श्वेत कान्या आसुड़ जो है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे हायर लेवल का भी क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है। तो ए सही है, बी नहीं सही है, सी। तो ए, सी एंड डी सही है। और ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका D+SB का है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, D+SB का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट है तो टीचिंग का ही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सत्यशोधक वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये तो सभी को पता चल चुका है कि ये महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। गैर ब्राह्मण जो है प्रारंभिक नेताओं में से एक थे। हम इनको ज्योतिबा फुले कहते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की शुरुआत करते हैं ये। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे भी हमारा गलत है। इन्होंने 1852 में पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। ठीक है,
इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। इन्होंने भी स्कूलों में दलित वर्ग के छात्रों के लिए एक शिक्षिका के रूप में काम किया। दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फूले जी ने ही किया था, तो ये हमारा सही है। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, ठीक है, जिसे गुलामी भी कहा जाता है। और इन्होंने श्वेत कांड्या आशुड को भी लिखा, जो शूद्र किसानों के कष्टों के बारे में बताता है। यह मराठी भाषा में लिखा गया है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल गया। ठीक है, चलिए ACD सही है, ये गलत है बस। आगे फिर से देखिए, ये आपका 2000 ये सीटेट का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्न में से किन्हें समर्पित किया है? बार बार मैंने आपको बताया है कि उन अमेरिकों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। और भी क्वेश्चन है, हाँ। सत्यशोधक समाज द्वारा स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिराव फुले जी के द्वारा। जाति समानता के समर्थन में इन्होंने मुहिम चलाई थी। ठीक है, यह आपका 2021 में पूछा हुआ है। फिर से आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसने जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की? वही हमारे फुले जी हैं। इन्होंने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी, ज्योतिराव फुले जी ने, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। घासीदास सतनामी आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया था, चमड़े का काम करने वाले लोगों के लिए। नारायण गुरु जो कि एझावा जाति के थे, इन्होंने बोला कि मानवता ही एक जाति है। हरिदास ठाकुर मतुआ पंथ से, इन्होंने बोला कि जो ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे, इसको इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने सारे ऑप्शंस कर लिए यहाँ पे। अब आते हैं हम सभी के फेवरेट भीमराव अंबेडकर जी। इनका जो बचपन का जीवन था, स्कूल वाला जीवन, आपको पता ही है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। स्कूल के में पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास से बाहर इन्होंने बैठ के अपनी पढ़ाई की है। और बचपन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। बाद में जब ये फेलोशिप पे बाहर गए पढ़ने, जब वहाँ से पढ़ कर आते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई और इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी शुरू किया। और ये दिखाना चाहते थे हमारे देश को कि जो जातीय जो एक चीज़ है, मतलब कि जो जाति पूर्वाग्रह की जो जकड़ है ना, वो कितनी मजबूत है कि लोग मंदिर में एंट्री तक नहीं करने दे रहा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन ही इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मंदिरों में कौन जा सकता था। आपको पता है कि पहले सभी लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं। अंबेडकर जी एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही पास से देखा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, झेला था, भेदभाव, पूर्वाग्रह। स्कूल में इनको बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास के बाहर। इन्होंने स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो नल था, उससे इनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। उसके लिए पढ़ाई पूरी होती है, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं, फेलोशिप इनको मिल गया था। 1919 में भारत लौटते हैं। तो ये जो हमारा समकालीन समाज था ना, उच्च जाति सत्ता, इस पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन से वो सारी चीज़ें देखी हैं। 1927 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1927 में। अब इसमें सभी महार जाति के लोग हिस्सा लेते हैं। अब ब्राह्मण पुजारी जो थे ना, वो बहुत गुस्सा हो गए कि भाई ये दलित कैसे मंदिर का पानी यूज़ कर रहे हैं, ये मंदिर में एंट्री नहीं आ सकते हैं, ना ही मंदिर का पानी पी सकते हैं। पहले ये सारी चीज़ें थी, बट इसके बाद से ये सारी चीज़ें हुई, तो ब्राह्मण पुजारी बहुत गुस्सा हुए। 1927 से 35 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जो है हमारी जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, कि लोग आज भी कितना ऊंची जाति नीची जाति के बारे में ही सोचते हैं, जो नीचे जाति हैं उनके साथ कितना अन्याय करते हैं। ठीक है, तो ये था 1927 का मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन पूछा है आपका, इसलिए ये रहा। औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलन ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, 2021 में पूछा था। जाति प्रथा को चुनौती देने, अस्पृश्यता उन्मूलन, सभी के लिए बिना जाति भेदभाव, मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलना, जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाना, समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाना। देखिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है जब होता है, तो मंदिर प्रवेश आंदोलन के बाद से ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि हमारे समाज में आज भी जो जाति पूर्वाग्रह है उसकी जकड़ कितनी मजबूत है, वो प्रकाश में आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
एजर्शन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये आपका, अच्छा ये वाला आपका पूछा हुआ है 2021 में, ठीक है, और ये आपका 2022 में पूछा है। देखिए, एजर्शन है भीमराव अंबेडकर जी ने औपनिवेशिक काल के दौरान 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरुआत की। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि लोग देखें कि हमारे समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ये यही चाहते थे भीमराव अंबेडकर जी, लोगों को दिखाना चाहते थे, समाज को दिखाना चाहते थे कि मंदिर प्रवेश आंदोलन के थ्रू आप देखिए कि आज भी जाति पूर्वाग्रह कितनी मजबूत है, कि एक कुएं का नल का पानी जो स्वर्ण यूज कर रहे हैं वो यूज करने पे कितना बखेड़ा खड़ा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन ए दोनों ही सही है, एजर्शन एंड रीजन। रीजन ही यही था ना, मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू करने का, दिखाना था समाज को। तो ये 2022 का है, ये आपका 2022 का ये भी है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी आपको दिखाना यही चाहती हूँ कि इस चैप्टर से सिर्फ इतने ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी से नहीं आता है, एनसीईआरटी से ही आता है, और आपको भरोसा हो चुका होगा ये 2022 का पूछा है। हमने थ्योरी पढ़ी और हर एक थ्योरी से क्वेश्चन मैच हो रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के बचपन के अनुभव पर भूमिका निर्वहन निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। मतलब भीमराव अंबेडकर जी का जो बचपन का एक्सपीरियंस था ना, तो अब बच्चों को, जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, वो क्या चीज़ें उनके एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं, ये है। तो आपका 2022 में पूछा है उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, बिल्कुल भी नहीं। समाज के हाशियाई समूहों के साथ समानुभूति, यस। औपनिवेशिक समय में किस तरीके से जो अनटचेबिलिटी था ना, अछूत, उसका समय था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन से ही सारी चीज़ें देखी हैं। उनके खुद के साथ हुआ था कि उनको हर एक चीज़ के लिए मना किया गया, क्लास में नहीं बैठना है उनको। इवन एक बार उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, स्कूल का नल का पानी तक उन्हें नहीं पीने दिया गया। आप समझ सकते हो। तो जो बच्चे भी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो इनके अनुभव से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सहायक हो सकता है भूमिका निर्वहन में। समाज का जो एक हाशियाई समूह प्लस अनटचेबिलिटी का चलन कैसा था। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी एंड सी होगा। ठीक है, तो जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको याद आएगा कि अरे ये कहीं तो पढ़ा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। तो आप भी जानते हो कि समाज को दिखाना चाहते थे कि हमारे समाज में जातिगत पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, और इसके लिए इन्होंने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अगले हमारे आते हैं, ये हैं हमारे ईवी रामास्वामी नाइकर, पेरियार। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको इनके बारे में एक स्टोरी बताना चाहूँगी। ये जाति वगैरह में कभी जो है भरोसा नहीं करते थे। ये संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा है, बहुत बड़े विद्वान थे। बट एक बार ये ना जो राष्ट्रवादी जो पार्टी वगैरह होती है, उसमें इनको दावत पे बुलाया गया। वहाँ पर जब ये गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे दो व्यवस्था है, एक ऊंची जाति को अलग बैठने के लिए है, और दलित जो नीची जाति उनको अलग बैठने के लिए है। जब ये वहाँ पर गए तो इन्होंने जब ये व्यवस्था देखी तो इसको देख के ये काफ़ी चिंतित, इन्हें काफ़ी बुरा लगा, ये वहाँ से चले आए। उसके बाद से ही इन्होंने जो है, इनको लगा कि सभी का सम्मान है, ये ऊंचा नीचा क्या है। मतलब एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बैठ के खाएंगे तो ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके भी तो आत्मसम्मान है, इनका जो स्वाभिमान है उसे भी तो ठेस पहुंच रहा है। इन्हें बहुत बुरा लगा, ये वहाँ से चले आए। और इसके बाद ही जो ये हमारे नाइकर जी हैं, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन या फिर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये इनके एक स्टोरी जो है, जो कि वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही समझा दूं। गैर ब्राह्मण आंदोलन तो शुरू हो ही चुका था, और जिसमें शिक्षा, धन, प्रभाव सब कुछ था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज थे, जो कि यहाँ के मूल निवासी तो है नहीं। उन लोगों ने हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको हराया है, और हमारी सारी जमीन उमीन हड़प ली है। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावों को भी काफ़ी चुनौती दी थी। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अब हमारे जो पेरियार जी हैं, ईवी रामास्वामी नाइकर, पेरियार के नाम से फेमस हो गए थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, सन्यासी थे, संस्कृत शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। बाद में कांग्रेस के सदस्य बनते हैं। एक बार राष्ट्रवादियों के द्वारा एक इनविटेशन आता है, खाने पीने का दावत, इसमें इनको बुलाया जाता है। वहाँ पर ये देखते हैं कि भाई अलग अलग बनाया गया है, जाति के हिसाब से बैठने के लिए इंतजाम हुआ है। ये देख कर इन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति उच्च जाति के लोगों को अलग अलग बैठाया गया था। पेरियार को समझ में आ चुका था कि ये जो अछूत हैं, अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए अब खुद लड़ना होगा,
कोई नहीं आएगा आपके स्वाभिमान के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया है? पेरियार जी ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक तो अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन किया हुआ है। इनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। इन्होंने ये बोला कि ये जो अछूत हैं इनको खुद के लिए लड़ना होगा, प्लस अगर आप सामाजिक समानता चाहते हो तो सभी धर्मों से जितने भी अछूत हैं अपने आप, मतलब आप सभी धर्मों को छोड़ दो। कोई धर्म कोई जाति नहीं है, और अगर आप सच में खुद को मुक्ति करना चाहते हो तो सभी धर्मों को अछूतों को छोड़ना ही होगा। ठीक है, ये इन्होंने सेम लाइन बोली थी और ये लाइन पूछा गया है। तो और हाँ, पेरियार जी जो है ये हिंदू पुराण के ना कट्टर आलोचक थे। खास तौर पे जो मनु के द्वारा रचित मनु संहिता है, भगवत गीता, रामायण के काफ़ी आलोचक थे, किया भी है इन्होंने। इनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी कंट्रोल और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन किताबों का सहारा लिया है, जो कि एकदम सही है। एक बार आप पढ़िएगा, ये जो मनु संहिता वगैरह है, यहाँ पर महिलाओं के बारे में इतनी गलत गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, जहाँ पर दिखाता है कि किस तरीके से महिलाओं को अपने कंट्रोल में करने के लिए इन किताबों का सहारा लिया है। तो ये तो काफ़ी इसके कट्टर आलोचक थे। और बट हाँ, इनकी जो बातें थी लोगों को पसंद नहीं आई। आप जानते ही हैं, जो उच्चवादी उच्च जाति के जो लोग थे उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई अगर मान लो जो ब्राह्मण सभा है, जो सनातन धर्म सभाएं हैं, वहाँ पर जो रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभा तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इनका मकसद क्या था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है ना, इस पर कोई आंच ना आए, क्योंकि भाई हमने ऊंची नीची सब कुछ हमने बनाया है, हमारा फायदा है। अगर इस पर आंच आ गया तो हम तो फिर तथा कथित ऊंचे नहीं रहेंगे ना, स्वर्ण नहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने भी काफ़ी विरोध किया इसका कि ये गलत है, ये सारी चीज़ें जो लोग ये कर रहे हैं ये गलत है, हम यहीं के हैं और हमने बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास, ऐसी चीज़ें बहुत सामने आई थी। और ये साबित करना चाहते थे इस बात को, धार्मिक ग्रंथों में भी इन्होंने बोला कि देखो भाई, ये ऊंच नीच ना धार्मिक ग्रंथ से ही हमें मिला हुआ है। ठीक है, औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो चुका है, आज भी है। आज भी हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था की जो जकड़ है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, नाम पूरा ही पूछा जाता है ताकि पता किया जा सके आप किस जाति के हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने आज का बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन 2021 में पूछा है ईवी रामास्वामी के विचारों से मिलता जुलता है। ईवी रामास्वामी जी का क्या कहना था ये तो आपने देख ही लिया है। तो ये चाहते थे कि आपको स्वयं को जाति से मुक्त करना होगा, तभी आप सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम मनुष्य सभी मनुष्य हैं, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री बेकार चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है, मानवता के लिए केवल एक ही जाति है, ये तो नारायण गुरु जी ने बोला है। ठीक है, तो पेरियार जी का कहना था कि हमको जाति रखनी ही नहीं है, जाति से मुक्त करा लो, सभी धर्मों से मुक्त करा लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 21 में पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। अब यहां पर देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर किस आंदोलन से संबंधित है? स्वाभिमान आंदोलन या फिर आत्मसम्मान आंदोलन? बात एक ही है। चलिए, बाकी यहां पर मैंने ये लास्ट में लिख दिया था, तो यहां से वैसे क्वेश्चंस उतना पूछता नहीं है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वही लेकर आई हूं डायरेक्ट, ताकि आप याद कर सकें। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया है? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। अगला देखिए, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? ध्यान रखिएगा, वेद समाज आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, इसको याद कर लो क्योंकि 2022 में पूछा हुआ है, ये आपका 2022 में पूछा हुआ है। वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? ब्रह्म समाज। ठीक है, बस। तो चलिए, ये आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, बाकी नोट्स के लिए मैसेज कर दीजिएगा। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अब आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे उसका फ़ायदा आपको होगा, एंड इसी तरीके से क्लासेस होंगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कंजूसी मत करो लाइक करने में, जाते जाते लाइक तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।